गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने का जा रहे हैं आपके साथ, वो टॉपिक है एग्रीकल्चर फाइनेंस, अर्थात कृषि साख क्या होता है, इस पर बात करेंगे। तो जब हम पहले सेक्शन पे बात करते हैं, कृषि अर्थव्यवस्था पे बात करते हैं, तो उसका एक टॉपिक बन जाता है कि वास्तव में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी संपादित की जाती हैं वो कैसे की जाती है, क्योंकि उसके लिए फाइनेंस एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इसी के संदर्भ में जो आज का हमारा टॉपिक बन जाता है वो एग्रीकल्चर फाइनेंस या एग्रीकल्चर क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि आज भी हमारे पास जो फार्मर्स हैं हमारे देश में एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जो संलग्न हैं, उनके पास सबसे बड़ी क्राइसिस है कि उनके पास सीड्स लेने के भी पैसे नहीं होते हैं। साथ ही साथ इरिगेशन करने के लिए, ठीक है, जुताई करने के लिए और उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए पैसे का अभाव होता है। तो आखिर एग्रीकल्चर सेक्टर की फाइनेंस की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, इन सारे पहलुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या होता है तथा सरकार ने इनके लिए कौन कौन से बैंक या एजेंसियां ओपन की हैं जिसके माध्यम से किसानों को एग्रीकल्चर फाइनेंस उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कृषि साख, जिसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट या एग्रीकल्चर फाइनेंस कहा जाता है। एग्रीकल्चर फाइनेंस से तात्पर्य होता है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी को संपादित करने के लिए, यानी जो कृषि कार्य होते हैं उनको संपादित करने के लिए कहां से फाइनेंस का की प्रतिपूर्ति होगी। अर्थात एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो अनाज बोने से लेकर के मार्केट तक बेचने तक की संपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए जब फाइनेंसिंग सिस्टम की हम बात करते हैं तो उसे हम लोग एग्रीकल्चर फाइनेंस के अंतर्गत रखते हैं। अब बात आती है कि जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है ये मुख्यतः दो सोर्स पर डिपेंड करता है। आज भी भारत में दो तरीके से एग्रीकल्चर फाइनेंस की प्रतिपूर्ति होती है और जिसमें पहला है संस्थागत स्रोत, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का मतलब होता है जिसमें ब्याज की दर निर्धारित होती है तथा इसमें सारे रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन किए जाते हैं। वो ऋण आपके क्या होते हैं, संस्थागत ऋण कहलाते हैं, जिसमें एक किसान की इंफॉर्मेशन नोट की जाती है, किसके लिए ऋण ले रहा ये नोट की जाती है, कब चुकाएगा तथा ब्याज की दर क्या होगी, इन सारी बातों का उल्लेख होता है। तो जब हम एक प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं, तो उस स्रोत को हम लोग संस्थागत स्रोत के अंतर्गत काउंट करते हैं और जोड़ते हैं। वहीं दूसरा जो हमारे पास सोर्स होता है उस सोर्स को हम लोग गैर संस्थागत स्रोत के नाम से जानते हैं। और प्राचीन काल में ये जो गैर संस्थागत स्रोत था, ये जो आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स था, इस पर एग्रीकल्चर जो फार्मर्स थे उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी। जैसे गांव के महाजन से ले लेना, साहूकार से ले लेना, किसी व्यक्ति से क्या होता, एक स्टैम्प पेपर पे अंगूठा लगा करके लोन ले लेना जिसमें ब्याज की दर निर्धारित ना हो तथा उनके लेंडिंग का मेथड भी हमको जान या समझ में ना आए, उस सोर्स को हम लोग गैर संस्थागत स्रोत के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो इस प्रकार वैसे वर्तमान में सबसे ज्यादा संस्थागत स्रोत का इस समय शेयर है, लेकिन एक समय हुआ करता था जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो फाइनेंस करने वाली संस्थाएं थी वो सब गैर संस्थागत स्रोत के माध्यम से ही एग्रीकल्चर फाइनेंस की व्यवस्था होती थी। अब बात आती है सरकार वाणिज्यिक बैंकों को सहकारी बैंक आदि संस्थागत स्रोत का उदाहरण है। यानी सरकार के जो वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, जिनको आप एसबीआई, पीएनबी के रूप में जानते हैं, तथा आपके पास सहकारी बैंक है, कई प्रकार के सहकारी बैंक है, हर डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध होते हैं। इन बैंकों को हम लोग संस्थागत स्रोत के अंतर्गत काउंट करते हैं क्योंकि इनके द्वारा किसानों को ऋण प्रदान किए जाते हैं। वहीं
जब गैर संस्थागत स्रोत के अंतर्गत हम बात करते हैं तो जो गांव के साहूकार होते हैं, गांव के महाजन होते हैं इत्यादि को गैर संस्थागत स्रोत के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब बात आती है कि किसानों द्वारा, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा सामान्यतः जो ऋण लिया जाता है उस ऋण को जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो 3 प्रकार के ऋण किसानों द्वारा अब तक लिए गए हैं और इन 3 ऋणों को हम देख सकते हैं। तो जिसमें पहला ऋण है जिसे हम लोग अल्पकालिक ऋण के नाम से जानते हैं। अल्पकालीन ऋण वो ऋण होता है जब कोई किसान 0 से लेकर के 15 महीने से, यानी 15 महीने से कम अवधि का अगर कोई ऋण लिया जाता है तो इसे हम लोग अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म लेंडिंग के नाम से जाना जाता है या शॉर्ट टर्म डेप्ट के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब किसानों द्वारा 15 महीने से लेकर के 5 वर्ष के लिए ऋण लिया जाता है तो इस प्रकार के ऋण को हम लोग मध्यकालीन ऋण या मध्यम अवधि ऋण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो मध्यम अवधि के ऋण होते हैं वो 15 महीने से होते हैं, यानी 1 साल से लगभग ऊपर, और 5 साल तक के जो ऋण होते हैं उसे मध्यम अवधि के ऋण हम कह सकते हैं। लेकिन जो 1 साल के ऋण होते हैं जिसमें 12 महीने होते हैं, 3 महीने और हमने इंक्लूड कर दिया, अर्थात 15 महीने के अंतर्गत जो अवधि के अंतर्गत के लोन होते हैं उन्हें हम लोग अल्पकालिक ऋण की संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। अब तीसरा जो हमारे पास ऋण होता है, थर्ड जो डेप्ट है, वो 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है और इस ऋण को हम लोग दीर्घकालिक ऋण की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार किसानों को 3 प्रकार के ऋण बाजार में उपलब्ध होते हैं। ये एक बार यूजीसी नेट में पूछा गया था कि अल्पकालिक ऋण कितने महीने का होता है, तो 0 से लेकर के 15 महीने तक, मैक्सिमम जो लिमिट है इसकी 15 महीने होती है। मध्यकालीन ऋण की मिनिमम जो अवधि होती है वो 15 महीने होती है और मैक्सिमम जो अवधि होती है यानी अधिकतम समय वो 5 वर्ष के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। वहीं दीर्घकालिक ऋण जो होता है वो 5 वर्ष से अधिक समय के लिए अगर कोई किसान लेता है ऋण तो उसे हम लोग दीर्घकालिक ऋण की संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि आखिर ये 3 प्रकार के ऋण का क्लासिफिकेशन ऐसे क्यों किया गया? तो किसानों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक किसान है जिसके पास बीज नहीं है और उसको अभी भी फसल बोनी है, तो अब वो क्या करता है, एक बड़ा लोन क्यों ले? क्योंकि बीज है और उस बीज को अगर वो बो देगा तो 1 साल में उसके पास पैसे आ जाएंगे। तो अगर किसानों को कुछ ऐसी एक्टिविटी संपादित करनी है जो अल्पकालिक है तो वो अल्पकालिक ऋण पर ज्यादा फोकस करता है। वही मध्यमकालीन ऋण वो होते हैं जैसे कि हमको क्या करते हैं, ट्यूबवेल लगाने हैं। ठीक है, तो ट्यूबवेल लगाने हैं तो अब हमको हमारे पास इतने पैसे नहीं है तो वो किसान क्या करता है, आपका मध्यमकालीन ऋण ले लेता। लेकिन दीर्घकालिक ऋण वो होते हैं जैसे हमारे पास जो एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड पे जैसे मान लीजिए हम ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, अब ट्रैक्टर की किस्त तो हम 2-4 महीने में नहीं चुका सकते, तो उसके लिए एक लंबा समय अवधि हमको चाहिए होता है, तो वो हम लोग दीर्घकालिक ऋण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आपको लैंड है, लैंड को समतल करना है, तो लैंड को जब समतल करेंगे तो एक दिन की यह प्रक्रिया नहीं होती, इसके लिए एक लंबा समय हमको लग जाता है। तो इस प्रकार जो एक किसान, भारतीय किसान होता है, उसके जो नेचर ऑफ द एक्टिविटी है, उसके जो कार्यकलाप है वो अलग अलग पाए जाते हैं। उसके अनुसार उसके लिए एग्रीकल्चर फाइनेंस की आवश्यकता भी अलग अलग हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसानों को 3 प्रकार के ऋण क्लासिफाइड किए गए हैं जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विभाजित किया गया। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो ऋणों का क्लासिफिकेशन 3 प्रकार का किया गया है, वास्तव में किसानों की जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को 3 प्रकार के रूप में विभाजित किया गया और यह देखा गया कि 3 प्रकार के अगर क्लस्टर बना दिए जाते हैं तो किसानों की आवश्यकताएं फुलफिल हो जाती हैं। इसलिए इन 3 प्रकार के ऋणों को जारी रखा गया और किसानों को इससे बहुत ज्यादा लाभ भी हुआ। अब जैसे देखते हैं किसानों द्वारा अल्पकालिक ऋण कहां पर लिए जाते हैं, तो किसान अल्पकालिक ऋण कब लेंगे, तो अल्पकालिक ऋण जैसे किसानों को बीज खरीदना है, सीड्स की जरूरत है, अल्पकालिक ऋण ले लेगा। उसको खाद की आवश्यकता है,
अल्पकालिक ऋण ले लेगा। उसको पशु चारा की आवश्यकता है, अल्पकालिक ऋण ले लेगा। तो किसान छोटे मोटे खर्चों को एडजस्ट करने के लिए या समायोजन करने के लिए जब फाइनेंस की आवश्यकता होती है तो वो बैंकों से अल्पकालिक ऋण के लिए आवेदन करते हैं। वहीं जब हम मध्यमकालीन ऋण की बात करते हैं तो जैसे पशुओं को खरीदने के लिए, ठीक है, छोटे औजारों को खरीदने के लिए, छोटे औजार का मतलब होता है ट्रैक्टर नहीं, ट्रैक्टर का जो हल होता है उसको खरीदना एक छोटा औजार कहलाता है। तो इनको खरीदने के लिए उनके द्वारा जो ऋण लिया जाता है उसे हम लोग मध्यमकालीन ऋण के अंतर्गत काउंट करते हैं। और तीसरा हमारे पास होता है जैसे खेत की महंगी मशीनों को हम लोग खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए किसान द्वारा दीर्घकालिक ऋण लिए जाते हैं। तो अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि दो प्रकार के एग्रीकल्चर जो होते हैं, डेप्ट होते हैं, लोन होते हैं। एक होता है आपके पास इंस्टीट्यूशनल, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल, और तीन प्रकार के ऋण होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तीन प्रकार के ऋण किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप अलग अलग होते हैं। अब बात आगे आते हैं कि भारत सरकार ने, क्योंकि देखो किसान एक ऐसा वर्ग था जिसके पास हरदम पैसे की आवश्यकता थी, उसके अनाज का दाम बाजार पे इतना अच्छा नहीं मिल पाता कि वो बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट कमा सके। तो निश्चित रूप से उसको परिवार चलाने के बाद उसके पास इतनी अधिक इनकम नहीं बचती थी कि अगले साल की जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो प्रॉपरली संपादित कर सके। तो इसके लिए भारत सरकार आगे आई, क्योंकि कोई भी बैंक इसको प्रॉपरली जब सपोर्ट करेगा किसानों को तभी हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था वो प्रॉपर चल सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई कदम उठाए और उन्हीं कदमों के अंतर्गत जो पहला कदम आता है वो पहला कदम है आपका भूमि विकास बैंक, जिसे हम लोग लैंड डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, LDB के नाम से जानते हैं। और लैंड भूमि विकास बैंक ने जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है उसको फुलफिल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो पहला देखते हैं कि किसानों को दीर्घकालीन, देखो जो एग्रीकल्चर जो आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक था ये अधिकतर फोकस कर रहा था कि अगर किसानों को दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता है तो दीर्घकालिक ऋण को उपलब्ध कराने के लिए भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे है ये बैंक किसानों को भूमि खरीदने, अगर आप एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो, भूमि पर स्थायी सुधार करने, आपने देखा होगा कि आपका खेत क्या होता है, समतल नहीं होता कभी कभी, तो समतल करने के लिए, कभी कभी बहुत ज्यादा समतल करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, इधर से उधर कर रहा होता, कभी कभी आपने देखा हो बंजर होता है, ठीक है, बंजर वाली समस्या बहुत होती है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, केमिकल के थ्रू सही करते हैं। तो इस प्रकार से बैरन लैंड को जब हम फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एक अच्छा खर्च आ जाता है। तो उसके लिए हमें क्या होता है, ऋण की आवश्यकता पड़ती है, और इससे आप लैंड डेवलपमेंट बैंक से इस प्रकार के दीर्घकालिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इसे ओपन किया गया। अगला पॉइंट जब हम बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आपने नाम खूब सुना होगा, रीजनल रूरल बैंक, जिसको RRBs के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि देखो किसान एक ऐसा वर्ग था जिसके पास रीपेमेंट के ऑप्शन बहुत कम थे। रीपेमेंट का मतलब होता है किसान लोन तो ले लेते हैं बट वापसी करना उनके लिए थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट का अच्छा बाजार में मूल्य ना मिल पाने के कारण। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी अनसर्टेनिटी का माहौल बहुत ज्यादा है, जिससे अधिकतर जो किसानों द्वारा लिए गए ऋण थे वो NPA में कन्वर्ट हो गए। NPA का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिससे एक किसान का जो क्रेडिट स्कोर था वो कम होता चला गया, क्योंकि किसान के पास कोई स्थायी संसाधन नहीं थे जिसके माध्यम से वो लिए गए ऋणों को प्रॉपरली वापस कर सके। तो इसलिए लैंड डेवलपमेंट बैंक दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करता था। लेकिन अगर एक किसान को आवश्यकता थी मध्यमकालीन ऋण की, उसको आवश्यकता थी अल्पकालिक ऋण की, तो आखिर इस प्रकार के ऋण वो कहां से फुलफिल करे।
तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और कदम उठाए और उसी कदमों के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंतर्गत आपका 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई और ये बैंक कृषि के लिए साख यानी जो एग्रीकल्चर से के लिए जो आपके पास फाइनेंस था उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण संस्था बनकर के सामने आई थी। केलकर समिति ये पूछा गया, ये तो केलकर समिति ये नेट जेआरएफ में हरदम फेवरेट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? तो आप याद रखिएगा केलकर समिति ने इसको रिकमेंड किया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आप ओपन करिए ताकि जो हमारा मार्जिनल सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको हम लोग प्रॉपरली प्रमोट कर सकें। तो 1987 के बाद से कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं खोला गया, ठीक है। और कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण का योगदान बढ़ करके 65% से अधिक हो चुका, ठीक है। अब देखिए इसमें रीजन ये था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जो इसके स्पॉन्सर बैंक थे, आपने देखा होगा जब भी आप गांव में जाइए तो एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है तो उसको स्पॉन्सर एसबीआई करता है, बैंक ऑफ बड़ौदा करता है, पीएनबी करता है। तो इसमें भी एनपीए ज्यादा बन गया, तो जिसके परिणाम स्वरूप केलकर समिति ने रिकमेंडेशन दिया कि 1987 के बाद अब इसकी ब्रांचेज आप नहीं बढ़ाओगे, ठीक है। तो संस्थागत ऋण का योगदान जो बहुत कम था, अब 65% संस्थागत ऋण वास्तव में इन बैंकों के माध्यम से ही संपादित किए जा रहे थे। नाउ द नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र की संस्थागत संस्थानों द्वारा दिए गए कुल ऋण में से सर्वाधिक योगदान। अब देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर मैं बात करता हूं कि सबसे ज्यादा ऋण कहां से मिले, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के फाइनेंस कहां से हुआ, तो अब मैं इनमें जब बात करता हूं तो जो आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनका योगदान देखिए सबसे ज्यादा था। जो देश में कॉमर्शियल बैंक थे 74% कॉमर्शियल बैंकों ने सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन की व्यवस्था की, अर्थात एग्रीकल्चर लोन में सबसे महती भूमिका या योगदान जो अगर मैं बात करता हूं तो वो कॉमर्शियल बैंकों के थे। कॉमर्शियल बैंक वो थे जो कॉमर्स से संबंधित, कॉमर्स से का मतलब क्या होता है, डेली बिजनेस, जैसे आपका होता है आप परचून की दुकान खोलना चाहते हो उसके लिए लोन ले लो, ठीक है, आप कच्चा माल खरीदना चाहते हो उसके लिए लोन ले दो। तो इन कॉमर्शियल बैंकों के अंतर्गत एसबीआई पीएनबी जैसे बैंक आए और ये व्यापार वाणिज्यिक बैंक के नाम से जाना जाता था और इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 74% का सबसे ज्यादा योगदान दिया। उसके बाद क्रमशः सहकारी बैंकों का नाम आता है और ये सहकारी बैंकों का योगदान 17% था एग्रीकल्चर सेक्टर को फाइनेंस करने में। वहीं तीसरे स्थान पर आपके आते हैं 1975 में ओपन किए गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और इनका जो शेयर था वो 9% का आता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिस उद्देश्य के साथ ओपन किए गया था, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एकमात्र उद्देश्य था कि ग्रामीण साख की पूर्ति करना। ग्रामीण साख का मतलब होता है गांव के जो किसान होते हैं उनको आवश्यकता होती है फाइनेंस की, उसको फुलफिल करना। लेकिन देखिए इसमें इनका योगदान मात्र 9% था, जबकि इसमें सबसे ज्यादा जो जिन्होंने साथ दिया वो कॉमर्शियल बैंकों ने साथ दिया। तो इसलिए केलकर समिति की एक रिकमेंडेशन हुई, केलकर समिति ने बोला कि नहीं अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को का विस्तार ज्यादा अधिक करना हमारे लिए अनावश्यक हो जाता, कोई बहुत इससे अचीवमेंट नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार अब सहकारी बैंक क्या थे, तो सहकारी बैंक वास्तव में छोटी छोटी बचतों को प्रमोट करने वाले बैंक थे। छोटी छोटी बचतों का मतलब होता है सपोज दैट आपके पास 100 रुपए बचत हुए, 100 रुपए को अगर आप कमर्शियल बैंक में जमा करने जाओगे तो वो भी आपको देखेंगे कि अब बताइए इतनी छोटी रकम लेकर के अपने अकाउंट को ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो इन छोटी बचतों को और छोटी लेंडिंग्स एक समस्या थी भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है। कमर्शियल बैंक जो थे वो बड़ी लेंडिंग करने के लिए बड़े आगे आते थे, लेकिन छोटी लेंडिंग के लिए ये बैंक कमर्शियल बैंक आगे नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो अब एक प्रश्न बन जाता है कि आखिर कमर्शियल बैंक बड़े लोन तो देना चाह रहे थे, आप 10,000 का ले लीजिए, 20,000 का ले लीजिए, 50,000 का, लेकिन कोई किसान है उसको 2,000 रुपए का लोन चाहिए तो वो कमर्शियल बैंक नहीं अवेलेबल करा रहा था क्योंकि पत्राचार बहुत ज्यादा हो रहा था। परिणाम स्वरूप सहकारी बैंकों ने इसमें बाखूबी भूमिका निभाई।
और सहकारी बैंकों ने छोटी छोटी ऋण देने की पॉलिसी अपनाई तथा छोटी बचतों को इन्होंने प्रमोट करना सीखा। अगर आपके पास 50 रुपए बचे, उसको जमा करना चाहते हो तो आपका स्वागत है। तो सहकारी बैंक वास्तव में ग्रामीण विकास को समर्पित बैंक था। ठीक है, ग्रामीण विकास को समर्पित बैंक का मतलब होता है कि ये मार्जिनल सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, यानी जो गांव के सबसे वीकर सेक्शन होते हैं उनको प्रमोट करने की बात इसमें की गई। वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने इसमें और बाखूबी साथ दिया। लेकिन इन दोनों बैंकों का अगर मैं शेयर परसेंटेज जोड़ दूं तो भी वाणिज्यिक बैंक के बराबर नहीं आ पा रहा था। तो यानी जिन उद्देश्यों के साथ इन बैंकों को लॉन्च किया गया था, कौन? सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहे थे। जबकि कॉमर्शियल बैंक क्या थे? कॉमर्स एक्टिविटी को संपादित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बाखूबी ग्रामीण यानी क्षेत्रीय मतलब कि एक ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भी अनवरत भूमिका निभाई। तो इस प्रकार हमारे पास हम कह सकते हैं कि सक्सेस रेट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक बहुत अच्छा रहा, लेकिन सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो सक्सेस रेट था वो उतना अच्छा नहीं रहा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। केंद्रीय नीति के अनुसार निजी एवं सार्वजनिक बैंकों को अपने द्वारा दिए गए कोई निर्णय में से 40% प्राथमिक क्षेत्र को प्रदान करना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखो केंद्रीय नीति के अनुसार भारत में जो भी हम, जैसे मान लीजिए मुझे 10,000 का लोन देना है, तो 10,000 का लोनिंग करनी है तो मुझे 40% इसका प्राथमिक क्षेत्र को देना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को देना है। यह पॉलिसी बनाई गई। यानी ग्रामीण विकास को समर्पण के लिए बैंकों को ऑर्डर्स दिए गए और निर्देशित किया गया कि आप अपनी टोटल लेंडिंग का 40% एग्रीकल्चर सेक्टर या ग्रामीण विकास के लिए आप देंगे और 60% आप पूंजीपतियों को देंगे। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं कि देश में हमने पूरी पॉलिसी जो बनाई वो पूंजीपतियों के हित के लिए बनाई, बल्कि हमारा उद्देश्य शुरू से था कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को या प्राथमिक क्षेत्रों को सर्वोपरि माना और अन्य क्षेत्रों को निकृष्ट नहीं माना, लेकिन हमने सबसे बड़ी प्राथमिकता अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया। लेकिन जितनी प्राथमिकता देने के बावजूद भी आज हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उसी ढर्रे पे चल रहा जिस ढर्रे को हम हटाना चाह रहे थे। यानी हम उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन आज तक वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हो पाया है। आज भी हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर उसी तरह एक स्लो गति से चलता जा रहा है, जिसमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हम कितनी उम्मीदें करते हैं, लेकिन उस स्पीड से नहीं हो पा रहा जितनी स्पीड से आज भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी जरूरत है। प्राथमिक क्षेत्र में आवंटित कुल ऋण में से 18% कृषि क्षेत्र के लिए प्रदान करना अनिवार्य किया गया। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब देखो, अब आपके पास प्रश्न बनता है, एग्जाम में आपका आ जाता है, सिविल सर्विस में आता है, यूजीसी नेट जेआरएफ में आता है कि भारत में 40% ऋण, ठीक है, जितना जैसे एक बैंक है, सपोज दैट मैं ले लेता हूं एसबीआई का, एसबीआई को अपने लोन का 40% प्राइमरी सेक्टर में देना है। प्राइमरी सेक्टर में मत्स्य पालन आ जाता, मधुमक्खी पालन आ जाता, फ्लोरिकल्चर आ जाता है, देयर आर द मेनी। और उनमें से प्राथमिक क्षेत्र में से एक पार्ट होता है आपका एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी, जिसमें से 40% हमने क्या किया कि प्राथमिक क्षेत्र को देने के लिए निर्देशित किया गया और उसमें से 18% ऋण आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए देना अनिवार्य है। यह एक प्रकार का कोटा या रिजर्वेशन फिक्स किया गया कि आप जितना लोन दे रहे हैं उसका 18% आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए देना पड़ेगा, एक किसान को देना पड़ेगा, भले उसका ऋण एनपीए में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इतना करने के बावजूद भी आज हमारे देश में जो एग्रीकल्चर की स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितनी अच्छी हमको चाहिए होता है। तो ये डेटा दो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इन डेटा को जरूर याद रखिएगा जो तैयारी करने वाले लोग हैं, कि हमारे पास 40% वाला डेटा एंड 18% वाला डेटा, ये एग्जाम में हर दम आपसे इंटरव्यू में और मेंस में और प्रीलिम्स में हर दम पूछे जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट है, एक और ओपन किया गया राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना।
ठीक है, नाम बहुत सुना होगा, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NAIS के नाम से जानते हैं। और नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि इसे 1999 2000 में, ठीक है, रबी की फसल के लिए ओपन किया गया था। ठीक है, रबी की फसल से इस योजना की शुरुआत की गई थी, यानी जो फसल हमको दिसंबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है, उस फसल से इसे लॉन्च किया गया था 1999 2000 में। इसे व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर आरंभ से शुरू किया गया था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देखो क्या है, मेन फीचर, प्राकृतिक आपदाओं, जैसे हमारे देखे होंगे कि हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, तो इस अनसर्टेनिटी को समाप्त करने के लिए ये इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई। क्योंकि देखो अनसर्टेनिटी से कहीं ना कहीं किसान प्रभावित होता है, किसान को लगता है कि मेरी फसल खराब हो गई है, काम करते बीज का भी पैसे चले गए, हमारी जुताई बुआई भी चली गई, मेहनत भी चली गई, तो किसान कभी कभी निराश हो जाता है। और निराश होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, अगले 4 साल एग्रीकल्चर एक्टिविटी संपादित नहीं करता है, जिससे इकोनॉमी में क्या होती है, फूड ग्रेन की क्राइसिस हो जाती है। आपने देखा होगा, मान लीजिए किसान एक साल अगर ये कहते कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे बस का नहीं है, तो आपके एग्रीकल्चर, आपकी इकोनॉमी में क्राइसिस जनरेट होगी, और ये क्राइसिस कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भुखमरी की तरफ ले जाएगी। तो इसलिए सरकार चाहती है कि ठीक है आपको लॉस हुआ, आई नो मच बेट, तो मैं आपके क्रॉप का क्यों ना इंश्योरेंस कर दूं, ताकि अगर आपको नुकसान कुछ होता है तो उस नुकसान की भरपाई इस इंश्योरेंस स्कीम के द्वारा की जाए। तो इसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाएं कोई आती हैं, ठीक है, आप मैन मेड नहीं, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे मान लीजिए सूखा पड़ जाता है और आपको लॉस हो जाता है, तो हम NAIS के माध्यम से आपको क्या कर सकते हैं, फाइनेंस करेंगे। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ जाती, बिहार में आपने देखा होगा कोसी नदी आती है और पूरी फसल को बहा करके लेके चली जाती है, तो बाढ़ आ जाती है, तो आपकी पूरी फसल अगर बर्बाद हो जाती है तो वहां पर भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा ओलावृष्टि, अभी 2-4 दिन पहले देखे होंगे, ठीक है, हमारी क्लास भी प्रभावित रही, काफी ज्यादा ओलावृष्टि हुई, और राजस्थान में तो आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि पूरी गेहूं की फसल जमीन पर लेट गई, इतना ज्यादा ओला गिरा। तो वहां की सरकार सर्वे करा रही है, ताकि कितना किसानों का नुकसान हुआ है उसका अंदाजा लगाया जा सके और उनको रीपेमेंट किया जा सके। तूफान आ जाए, ठीक है, आग लग जाए, ठीक है, आग लगना, कीटों की बीमारियां, आपने देखा होगा एक बीमारी होती है, अब आपने नहीं सुना होगा, टिड्डी दल बीमारी होती है, ये पाकिस्तान से अभी हाल ही के दिनों में आई थी। तो ये क्या होता है, पूरा एक झुंड आता है और किसी खेत में बैठता है, पूरा का पूरा खेत उजाड़ करके चल देते हैं। ठीक है, तो ये लाखों करोड़ों संख्याओं में कीड़े आते हैं और आपके खेत में बैठते हैं, पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं, किसानों को पूरे 2 घंटे में 1 घंटे में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो इस प्रकार की अगर कोई आपदाएं आपको आती हैं तो उनसे बचाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत आपको रीपेमेंट किया जा सके, ताकि आप अगले साल फिर से एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए आगे आ सके। ठीक है, फसल नष्ट होने पर किसान को हुए नुकसान की भरपाई इसके द्वारा करना होता है। खरीफ और रबी की फसल के अंतर्गत कुल 70 फसलों को उनके दायरे में लाया गया, यानी 70 क्रॉप्स हैं जिसका इंश्योरेंस इसके माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, 70 फसलों का, कि अगर आप ये कहते हो कि नहीं कोई भी हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है सबका हो जाएगा, तो नहीं, आपको इंश्योरेंस स्कीम को लेना पड़ेगा और उसके अंतर्गत देखना पड़ेगा कि क्या आपकी क्रॉप उस इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत आती है या नहीं आती है। उसकी प्रॉपर, जब आपके पास कोई ऐसी घटना होती है तो उसकी प्रॉपर पीक और गवर्नमेंट को सूचना देनी पड़ती है कि मेरे साथ ये घटना घटित हो गई, तभी आप इस इंश्योरेंस का स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना सभी किसानों के लिए है, ठीक है, जितने हमारे पास किसान हैं सभी के लिए है। इसमें छोटे एवं सीमांत किसानों को प्रीमियम भुगतान में 10% की सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, देखो गवर्नमेंट कितना चाह रही है
कि एक किसान को कोई लॉस ना हो और एग्रीकल्चर फाइनेंस को प्रॉपरली ऑपरेट किया जाए। और हम जानते हैं कि छोटे किसान यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, सीमांत किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, इनको प्रीमियम भुगतान करने में बड़ी समस्या होगी। मान लीजिए प्रीमियम का भुगतान 1300 रुपए है, ठीक है, तो 1300 रुपए में 130 रुपए का माफ सब्सिडी मिल जाएगी, यानी आप 1300 रुपए भुगतान करिए, 130 रुपए आपके अकाउंट में एज ए सब्सिडी वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार 130 रुपए का छूट मिल जाएगा। तो अब आपको क्या हो जाएगा, 1100 रुपए, 1100 समथिंग 1170 के आसपास ही आपको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये योजना, ताकि छोटे किसान भी इस योजना का लाभ उठा सके, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है। कुछ राज्य सरकारें किसानों को 10% से अधिक की सब्सिडी भी दे रहे हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर ये सब्सिडी का अमाउंट 10% ना होकर के 12%, 15% तक भी हो गया है। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो हमारी योजना है, इस योजना को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से संचालित किया जा रहा है। तो इसलिए राज्य की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने किसानों को प्रमोट करे और सपोर्ट करे, प्रमोट एंड सपोर्ट करें। तो उसके लिए प्रीमियम में काफी अधिक हेल्प देने के लिए राज्य सरकारें आगे आती हैं और वो किसानों को इस प्रकार के इंश्योरेंस स्कीम लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, साथ ही साथ उनके प्रीमियम अदा करने में सहायता भी प्रदान करती हैं, ताकि किसान को होने वाली जो अनसर्टेनिटी लॉस है, ठीक है, उससे बचाया जा सके और हमारी इकोनॉमी प्रॉपर बैलेंस रूप से ग्रो करती चली जाए। अगला है मौसम आधारित फसल बीमा योजना। अभी तो आपने एक नॉर्मल बीमा योजना देखा था, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर। अब मौसम आधारित फसल बीमा योजना है, जिसको हम लोग वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम कहते हैं। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि मौसम आधारित खरीफ को वर्ष 2007-8 से प्रायोगिक आधार पर चलाया जा रहा है। अब प्रायोगिक आधार क्या होता है, इसे पायलट योजना कहते हैं। ठीक है, पायलट योजना का मतलब होता है इसका अभी हम प्रयोग जारी किए हैं। प्रयोग का मतलब होता है कुछ किसानों को इसके दायरे में लाया जाता है और उनको बेनिफिट दिया जाता है। और क्या किसान इस पे इंटरेस्ट दिखाते हैं या नहीं दिखाते, किसानों को रियल में बेनिफिट होता है या नहीं होता, इनके कई पहलुओं पर चर्चा की जाती है। और जब देखा जाता है कि ये सक्सेस है तो उसे पूरे देश में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। ठीक, जैसे आपका मनरेगा था, तो मनरेगा पहले पायलट योजना के अंतर्गत चला था। कुछ जिलों में मनरेगा को लॉन्च किया गया, जब देखा गया कि वास्तव में इसको किसान और श्रमिक बहुत अच्छा मान रहे हैं और गांव में अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से समाप्त हो रहा, गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो तेजी से बढ़ता चला जा रहा, तो लोगों ने बहुत ज्यादा उसको समर्थन किया और वो पूरे देश का एक प्रोग्राम बन गया। तो उसी प्रकार जो मौसम आधारित फसल बीमा योजना है, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, जिसे हम लोगों ने 2007-8 में लॉन्च किया, ये अभी प्रायोगिक आधार पर ही चलाया जा रहा है। और इस योजना का उद्देश्य पैदावार पर विपरीत प्रभाव डालने वाली मौसमी घटनाओं से किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, अब क्या होता देखो, अब मैं बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास मौसम खराब हो जाता, सपोज दैट कि आपका क्या कहते हैं, आपने बुआई किया और बुआई करने के बाद बारिश ही ना हो, ठीक है, या किसी कारण से टेम्परेचर हाई हो जाए या लो हो जाए जिससे आपके बीज उगे ही ना। ठीक है, तो क्लाइमेट में अगर कोई चेंज आता है तो उससे आपकी खेत की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर जाएगी, तो परिणाम स्वरूप किसानों को लॉस होगा। तो उस लॉस से बचाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, जैसे अभी मार्च का महीना है, ये मौसम है जिसमें बारिश नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी बारिश हो गई, किसानों की पैदावार कम हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे गेहूं थी वो गेहूं की बालियां टूट गई, जो हमारे सरसों थे उनके वो क्या होते हैं, बिखर गए खेत में। तो जो हमारे पास प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड है, यानी जो हमारे पास टोटल क्रॉप होना चाहिए था, वो डिक्लाइन हो गया है। तो उसको इसके अंतर्गत कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा बुआई के मौसम से पूर्व फसलों और संदर्भित इकाई क्षेत्र की अधिसूचित
किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एरिया जहां पर गेहूं का कल्टीवेशन होता है, तो उस एरिया को सरकार मैप्ड कर लेती है। इसको मैपिंग कहते हैं कि कितने किसानों ने गेहूं की फसल बोया है, कितनी किसानों ने धान की फसल लगाई है, तो इसकी मैपिंग कर ली जाती है। किसान मान लीजिए फसल नष्ट हो जाए, उसके बाद वो क्लेम करे कि मैंने नहीं 2 बीघा गेहूं नहीं 3 बीघा गेहूं मैंने बोया था, ऐसे नहीं माना जाएगा। आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मैंने इस दिन इतने बीघे खेत में बुआई की है, ये है। तो उसको कहते हैं मैपिंग ऑफ द क्रॉप। उस क्रॉप की मैपिंग कर ली जाती है, और मैपिंग करने के बाद जब आप उसको मैपिंग को ही आप लोग अधिसूचित कहते हो, तो मैपिंग करने के बाद फिर सरकार देखती है कि अगर आपके साथ कोई घटना घटती है जो मौसमी घटना है, तो उसके परिणाम स्वरूप आपको इसके अंतर्गत लाभ प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह किसानों को इससे काफी अधिक बेनिफिट मिल जाता है। प्रत्येक इकाई क्षेत्र के संदर्भ में मौसम केंद्र से संबंध होता है, मौसम केंद्र से संबंध होता, जिसके आधार पर दावे निपटान किए जाते हैं। क्या कि कभी क्या मौसम के कारण आपकी जो खेतों की प्रोडक्टिविटी कम हुई है, या आपका जो एग्रीकल्चर करने का मेथड था वो प्रॉपर नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ है। तो इस पर रिपोर्ट बनाई जाती है, और उस रिपोर्ट के आधार पर ही आपको रिपेमेंट किया जाता है। तो इसमें यह एक इंपॉर्टेंट पहलू जुड़ जाता है। किसी मौसम द्वारा मापित मौसम के उतार चढ़ाव के आधार पर भुगतान किए जाते हैं। दावे सत्र आधार पर स्वर निपटाए जाते हैं, और किसानों को नुकसान की सूचना अथवा दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी जैसे मान लीजिए ओला है, अब राजस्थान में ओले गिरे हैं, ठीक है, एक तरफ से ओले गिरे हैं। अब किसान से हम ये नहीं कहेंगे कि एक काम करिए उसकी फोटो खींचिए, दिखाइए कि पहले आपके पास गेहूं कितना था, ये नहीं। उसकी मैपिंग गवर्नमेंट कर लेती है, जब सैटेलाइट मैपिंग भी कर लेती है, तो सरकार को ये बात पता चल जाती है कि कितने हमारी फसल का नुकसान हुआ है, और उसको सरकार क्या करती है, उनका भुगतान करती है। तो ये था आज आपका एग्रीकल्चर फाइनेंस पे मैंने आपके साथ चर्चा किया, बात किया। अब आप अपने प्रश्नों को पूछिए जो इस टॉपिक से संदर्भित आपके प्रश्न आए।